हेलो दोस्तों, आइए हम लोग टेक्नीशियन आरआरबी टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो टेक्नीशियन का, उसके लिए हम लोग 10th का बायोलॉजी एनसीईआरटी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग कर रहे हैं। देखिएगा, हम लोग इसमें एग्ज़ाम के व्यू से कर रहे हैं, इसलिए टाइम भी कम है, तो इसलिए हम लोग केवल इम्पोर्टेंट वाले ये कंटेंट को ही इसमें हम लोग देखेंगे। जीव उत्प्रेरक जिसे एंजाइम कहा जाता है, यह काम जीव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है, जिसे एंजाइम लार भी एक एंजाइम होता है। लार एक एंजाइम होता है। लार एक एंजाइम होता है। लार एक एंजाइम जिसे लार एमिलेस कहते हैं, जिसे यह मंड जटिल अणुओं को संकरा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा को लार के तरफ पूरी तरह मिला देता है। आहार नली के हर भाग में भोजन नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। कर्माकुंचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या इनफोगेस द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका या इनफोगेस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय एक वृहद अंग है। आमाशय क्या है? एक वृहद अंग है जो भोजन को आने पर फैल जाता है। आमाशय पेशीय भित्ति भोजन के अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिकल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम के पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करती है। ये हाइड्रोक्लोरिकल एक पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिकल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। हाइड्रोक्लोरिकल जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। जो पेप्सिन क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल मतलब कौन सा कार्य सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा के आंतरिक स्तर की अम्ल की रक्षा करता है? हमें बहुधा वयस्कों एसिडिटी और अम्लता की शिकायत करते हुए सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषयों से तो नहीं है? आमाशय बहुत ही एक छिद्र में प्रवेश करता है और ये अवरोधी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। छिद्रंत आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है। जो छिद्रंत है आहार नल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थानों में अवस्थित होता है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होता है। विभिन्न जंतुओं की छिद्र लंबाई उसके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेलुलोज पचाने के लिए एक लंबी घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी छिद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस पचाने के लिए मांस पचाना सरल है। अंतःभाग की मांसाहारी जैसे छिद्रांत छोटी होती है। छिद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन का स्थल है। छिद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। छिद्रांत जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत अग्न्याशय तथा श्रवण प्राप्त करता है। आमाशय में आने वाले भोजन अम्लीय होता है। उन्हें अग्न्याशय एंजाइम से क्रिया करके क्षारीय बनाया जाता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए क्षारीय बनाया जाता है। यकृत को स्रावित पित्तरस के इस कार्य से करता है। यह वसा को क्रिया करने के लिए अतिरिक्त छिद्रांत वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। छिद्रांत जो है वसा के बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिसके ऊपर हम एंजाइम कार्य करना मुश्किल हो जाता है। जिससे उस पर एंजाइम के कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण छोटी गलिकाओं के खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। साबुन के मैल पर निष्क्रिय की तरह होती है, जिसके विषय में अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्न्याशय अग्न्याशिका रस का स्रावण करती है। अग्न्याशय जो है अग्न्याशिका रस का स्रावण करती है। अग्न्याशिका रस का स्रावण करती है। अग्न्याशय जो है अग्न्याशिका रस का स्रावण करती है। जिसमें प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ होता है? तो अग्न्याशय में
अग्न्याशय में होता है। अग्न्याशय का रस का स्राव करते हैं, जिसमें प्रोटीन का पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। यह निष्क्रिय वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। यह निष्क्रिय वसा का पाचन करने के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। निष्क्रिय वसा का पाचन करने इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। निष्क्रिय वसा का पाचन करने के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। इसमें निष्क्रिय वसा का पाचन करने के लिए इसमें लाइपेज एंजाइम होता है। छिद्रांत की भित्ति कोई ग्रंथि होती है। छिद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जिसे आंत्र रस आश्रायित होता है। छिद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जिसे आंत्र रस आश्रायित होती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज में वसा का अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति जो है अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति जो है अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति जो है अवशोषित कर लेती है। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति जो अवशोषित कर ले। छिद्रांत के आंतरिक स्तर के अंगुलिनिमा जैसे प्रवार्ध होते हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं। दीर्घरोम रुधिर वाहिकाओं के बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत के लिए किया जाता है। बिना पचा भोजन विरेदाहांत्र में भेज दिया जाता है। अतिसंख्यक दीर्घरोम पदार्थ के जल अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ में गुदा तथा शरीर से बाहर कर लिए जाते हैं। इस वर्धीय पदार्थों को बहिक्षेपण, गुर्दा और अवरोधनी नियंत्रित किया जाता है। यह भी जानिए दंतक्षरण या दंतक्षय इनमेल का तथा डेंटिन का तथा सैने यानी धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। सैने एक संस्कृत शब्द है जो इसका अर्थ होता है धीरे धीरे। दंतक्षरण या दंतक्षय इनमेल या डेंटिन के धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। इसके प्रारंभ जीवाणु के शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इसका प्रारंभ जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। इसके प्रारंभ जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं तथा इनामेल मृदु तथा विखनिजीकृत हो जाते हैं। अम्ल कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांत के पर चिपक जाते हैं, दंत प्लाक बना देते हैं। दांत प्लाक को ढक लेता है और इसलिए लार अम्ल को उदासीन कर देने के लिए दंत सहज तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा भोजन प्रांत दांतों के ब्रश करके प्लग को हटा देता है। अनुपचित रहता है और सूक्ष्मजीव मज्जा में परिवर्तित कर देता है, जल का संक्रमण कर देता है। पिचकारी सरोवर नलिका चूने के पानी में निश्वास द्वारा वायु प्रवाहित होती है। देखिए, चूने के पानी में जब निश्वास वायु के प्रवाह, निश्वास मतलब बिना ऑक्सीजन के वायु प्रवाहित होती है। वायु के द्वारा प्रवाहित होती है। वायु के द्वारा तो कार्य प्रक्रिया में चूने का पानी निश्वास बने बिना ऑक्सीजन के, निश्वास मतलब निश्वास। चूने के पानी में वायु पिचिका सिरिंज के द्वारा वायु प्रवाहित की जा रही है। मतलब कि निश्वास मतलब जो मुख से निकलता है सांस, उसके द्वारा जब इसमें सांस डाला जाता है चूने के पानी में, तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कारण इसका चूने का पानी जो है सफ़ेद हो जाता है, ज़्यादा सफ़ेद। जब इसे रबर के नलिका द्वारा चूने का पानी में डाला जाता है तो ये ज़्यादा मतलब कि उजर नहीं होता है। पिछले भाग में हम जीवों के पोषण की चर्चा कर चुके हैं, जिनमें खाद्य पदार्थों के अंदर कोशिकाएं उनका उपयोग करके विभिन्न जीव प्रकर्मों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए विविध जीवों का
कुछ जीव ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड में तथा जल को विखंडित करने के लिए, जबकि कुछ जीव अन्य जीव जो है उसका दूसरे पद का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज में एक 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन वाले अणु के पाइरूवेट में विखंडन है। ग्लूकोज के पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथ को उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का प्रयुक्त नहीं होती है। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज में 6 कार्बन वाले अणु 3 कार्बन वाले अणु को पाइरूवेट में विखंडन है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव में होता है। इसके पश्चात पाइरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। इसके पश्चात पाइरूवेट जो है इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित हो सकता है। इसके पश्चात जो पाइरूवेट है इथेनॉल में तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय ईस्ट में होता है। यह प्रक्रम वायु की ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पाइरूवेट के विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरूवेट का विखंडन जो है देखिएगा, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरूवेट के अणु में विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड अणु देता है। तो दूसरा उत्पाद जल होता है क्योंकि यह प्रक्रम वायु की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन कहलाता है। जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन ऊर्जा के अवायवीय श्वसन के बहुत अधिक होता है। कभी कभी हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, जिससे पाइरूवेट के विखंडन दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पाइरूवेट अन्य 3 कार्बन के अणुओं के साथ लैटिकल में परिवर्तित हो जाता है। पाइरूवेट जो है विखंडन के दूसरा पथ अपनाया जाता है, जहाँ पाइरूवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु के अणु में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने के क्रैम्प के कारण हो जाता है। मांग के आई